हेलो बच्चों एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे वही गैस पेपर की। साइंस का गैस पेपर जो चल रहा था उसका फर्स्ट पेज अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसमें अपन ने एमसीक्यूज है ना, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट का एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ में आज की क्लास में मैं आपको मतलब ये गैस पेपर तो कराऊंगा ही, और जो इस साल सीबीएसई के पेपर में साइंस में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सेकंड क्वेश्चन है वही सेम कंटिन्यू क्लास में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है व्हेन क्विकलाइम मिक्स विद वाटर, व्हेन क्विकलाइम mix with water, then what happens? Chemically? ठीक है, मतलब इसका हिंदी में क्या है, जब बिना बुझे चूने को पानी में मिलाया जाता है, जब बिना बुझे चूने को पानी में मिलाया जाता है तो क्या होता है? देखो, जब भी क्विकलाइम केमिकली क्या है, मिक्स होता है वाटर में, तो होता क्या है, सबसे पहले सबको दिमाग में बेटा आना चाहिए कि क्विकलाइम होता क्या है। तो क्विकलाइम जो होता है वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्विकलाइम होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम होता है क्विकलाइम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, वाटर में मिक्स करना है तो वाटर का मीन्स क्या होता है, H2O। अब इसको मैं अपनी सुविधा के लिए HOH लिख रहा हूं। ठीक है, अब होगा क्या, सबको पता है कंपाउंड में पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, तो ये Ca प्लस वाला जो है वो OH माइनस को लेगा। ठीक है, और ये H प्लस इस O माइनस के पास आएगा तो OH बनेगा। तो एक OH तो यहां से बनेगा, एक OH यहां है, तो मतलब कुल मिला के बात क्या हुई, CaOH का वोल्टवाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये दो OH कहां से आए, एक OH तो है ही इसमें, और एक ये H प्लस और ये O माइनस मिलके OH और बना लेगा, तो बन जाएगा CaOH का वोल्टवाइस। इसका नेम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नेम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद रखें, जब भी क्विकलाइम में वाटर मिक्स होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन स्लैग लाइम बनता है। कौन सा लाइम, स्लैग लाइम, बुझा हुआ चूना। तो बुझे हुए चूने का सूत्र पूछे तो CaOH का वोल्टवाइस होता है, जिसको इंग्लिश में स्लैग लाइम कहते हैं। और अगर क्विकलाइम का फॉर्मूला पूछे मतलब बिना बुझे चूने का, तो CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम होता है बिना बुझा चूना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग लाइम होता है बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये आंसर था इसका, इसको बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसको राइट से करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है राइट द यूज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। राइट द यूज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। राइट द यूज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग लिखें। ठीक है, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबको पता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं बता दूं बेटा आपको। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है,
MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये MgOH का होल ट्वाइस जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेटा कैसा है? बेसिक नेचर का है। कैसा है? बेसिक नेचर का। और जिसका पीएच होता है 10 होता है। कितना होता है? 10। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कुल मिला के बेसिक है, जिसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम है, और पीएच 10 होता है। अब बेसिक चीज है तो उसका यूज क्या होगा? एक क्या है? एक लाइट बेस है, हल्का बेस है। ठीक है, तो हल्का बेस है तो मतलब जो भी माइल्ड बेस होते हैं, मतलब वीक बेस होते हैं, उनका यूज मेनली एंटासिड की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म होता है? एंटासिड, मतलब प्रति अम्ल की फॉर्म में यूज होता है। तो इसका यूज सिंपल हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड। इन द फॉर्म ऑफ एंटासिड, हिंदी में प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल के रूप में, मतलब जब एसिडिटी हो जाती है तो इसका यूज करते हैं। एंटासिड मतलब एसिड का दुश्मन। ठीक है, तो ये माइल्ड बेस है, मतलब वीक बेस है, इसलिए इसका यूज प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, मतलब एंटासिड की फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, ये आंसर था इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज पेप्सिन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? व्हाट इज पेप्सिन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? क्वेश्चन क्या है? पेप्सिन क्या है, इसका कार्य लिखो। ठीक है, अब पेप्सिन जो होता है सबको पता है, पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। ठीक है, जो कि कहां होता है? स्टोमक में होता है। तो इसका आंसर होगा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टोमक इज पेप्सिन। ठीक है, पहला तो आंसर ये हो गया कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टोमक इज कॉल्ड पेप्सिन। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन को ऐसे एरोलॉग लिखना है आपको। तो फंक्शन क्या है इसका? पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन ऑफ स्टोमक इन द स्टोमक। तो प्रोटीन को स्टोमक में डाइजेस्ट कौन करता है? पेप्सिन करता है। और यही इसका डेफिनेशन, यही इसका फंक्शन है। ठीक है, कई कुछ लोग कंफ्यूजन में हो, कर जी वही डेफिनेशन वही फंक्शन है। तो वही डेफिनेशन सेम कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन द स्टोमक इज कॉल्ड पेप्सिन एंड पेप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन। बट इसकी कंडीशन ये है बेटा कि ये काम करता है, इट फंक्शन only in acidic medium, only in acidic medium। ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। पहली बात, इसकी खास बात ये है, पेप्सिन एक इकलौता एंजाइम ऐसा है जो कि एसिडिक मीडियम में काम करता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी मान लो, ये गुण है इसका। तो हिंदी वाले समझे कि पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है स्टोमक आमाशय के अंदर। तो आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन कहलाता है, और आमाशय में प्रोटीन पचाने का काम इसका होता है। ठीक है, यही हिंदी है इसका आंसर, मैं बोल दिया हिंदी में। अब नेक्स्ट पांचवा प्रश्न जो है वो कह रहा है, पांच तो हो गया यार, ये थर्ड था यार, नहीं एक क्वेश्चन रह गया। हाँ रह गया। पांचवा प्रश्न है, राइट द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड NaOH। Write the equation between reaction of NaOH and Zn। ठीक है, जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच अभिक्रिया का समीकरण लिखो।
ठीक है। जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के अभिलयन समीकरण लिखो। तो सबको पता है, देखो आंसर, चलो राइट साइड लिखता हूं कि जिंक Zn होता है +2 वैलेंसी है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेस होता है। तो जब भी कोई मेटल में केवल दो ही मेटल आते हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं, जिंक और सोडियम। तो जिंक जब बेस NaOH के सामने आता है, ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना बेटा, आपको ओरली याद रखना है कि जिंकेट वाला सॉल्ट बनता है। तो यहाँ क्या होगा, Na जो है वो जिंकेट से जुड़ेगा तो फॉर्मूला बनेगा Na2ZnO2, ठीक है। और जब इस NaOH बेस के सामने एल्यूमिनियम मेटल आता है तो सोडियम एलिमेंट बनता है। तो हमारी केमिस्ट्री में दो ही एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बेस से रिएक्शन करते हैं, पहला तो होता है जिंक, ठीक है, दूसरा होता है एल्यूमिनियम। जब NaOH बेस के सामने जिंक एलिमेंट आता है तो बनता है बेटा जिंकेट सॉल्ट, और जब NaOH के सामने एल्यूमिनियम आता है तो बनता है एल्यूमिनेट सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ सोडियम जिंकेट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ध्यान रखना। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। तो ये सॉल्ट बना है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये सॉल्ट होता है। ये आंसर था, ठीक है। एक और सॉल्व लेना है। आगे देखें, आगे है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क, वेयर आर दीज फाउंड। डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क एंड वेयर दी फॉर्म्ड, ठीक है। हिंदी क्या है? प्रतिवर्ती चाप क्या है, ये कहां बनते हैं, ये कहां बनते हैं, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली चीज रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो है क्या चीज? तो रिफ्लेक्स आर्क, ये जो वर्ड है इसमें आंसर क्या होगा कि द पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, the path of reflex action is called reflex arc. Path of reflex action is called reflex arc, ठीक है। मतलब हिंदी में क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया का पथ, प्रतिवर्ती क्रिया का पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती क्रिया का पथ प्रतिवर्ती चाप कहलाता है, ठीक है। एंड बनते कहां है? तो these are formed in spinal cord, in spinal cord। तो ये कहां बनते हैं? ये मेरु रज्जु में बनते हैं। कहां बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं। ये कहां बनते हैं? मेरु रज्जु में बनते हैं, ये बात याद रखना। तो मैंने बोला कि रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन का पथ होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन का पथ होने के बाद ये बनते कहां? स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड याद रखना बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का एक पार्ट होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन है which sexual chromosome is found in male? Which sexual chromosome is found in males, ठीक है। हिंदी में नरों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है?
बेटा देखें नरों में लिंग गुणसूत्र कौन सा है, तो सबको मेरे हिसाब से पता होगा कि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY होता है। क्या होता है? XY। ठीक है, XY होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, मतलब इट इज द डिटरमाइनर ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका होती है वो नर की होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो याद रखना बच्चे का लिंग निर्धारक नर गुणसूत्र होता है। नर लिंग गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो याद रखना जो चाइल्ड ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड डिसाइड होता है ना, और उसमें XY का मेन रोल होता है। किसका? XY का। ठीक है, मेल का। ये बात याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात आती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट एनी वायरल जनरेटेड STD। राइट एनी वायरल जनरेटेड STD। सभी लोग जानते हैं इसका STD का मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो वायरस संक्रमित यौन रोगों के नाम। तो बेटा वायरस से होने वाले यौन रोग कौन कौन से हैं, मतलब ऐसे सेक्सुअल डिजीज जो कि वायरस से होते हैं। तो उसमें आंसर में बेटा दो एनसीईआरटी के उदाहरण दिए हुए हैं। देखो वायरल एसटीडीज जो है, ठीक है, फुल फॉर्म पता ही होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये दो होती है बेटा, एक तो होता है आपका एड्स, ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स होता है और हिंदी में भी इसको एड्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है बेटा वार्ड्स, WARTS, वार्ड्स, ठीक है, इसको मस्सा कहते हैं। तो ये दो रोग होते हैं वायरस से, एड्स और वार्ड्स। एड्स का फुल फॉर्म पता ही होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स जो होता है बेटा HIV वायरस से होता है। किससे होता है? HIV से, ठीक है, HIV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, याद रखना। अभी नंबर 9 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें बात की गई है राइट द डिफरेंस बिटवीन डेंस एंड रेयर मीडियम। तो देखो डिफरेंस बिटवीन रेयर एंड डेंस मीडियम। फिर तो सही बच्चों को आता होगा, विरल और सघन माध्यम में अंतर, विरल व सघन माध्यम में अंतर। देखो सीधी बात है बेटा कि विरल और सघन में, डेंस और रेयर में डिफरेंस पूछ रहा है, तो एक डिफरेंस तो आपको ओरली याद आ रहा होगा कि भाई रेयर मीडियम का मींस होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, वो रेयर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंस होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो सकता है। दूसरा कि जिस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, उसमें जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो ज्यादा होती है, ठीक है, मतलब रेयर मीडियम में लाइट वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंस मीडियम में लाइट वेलोसिटी कम होती है। मतलब प्रकाश का वेग सघन माध्यम में कम होता है और विरल माध्यम में ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही दो चीज लिखनी है आपको। अब वैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पॉइंट लिख देना, मैं इधर लिख रहा हूं डेंस मीडियम और रेयर मीडियम, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है।
इसमें पहला पॉइंट आ जाएगा कि हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में उच्च अपवर्तनांक, उच्च अपवर्तनांक। तो डेंस मीडियम का उच्च अपवर्तनांक होता है, यहां होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मतलब हिंदी में निम्न अपवर्तनांक होता है, निम्न मतलब कम, निम्न अपवर्तनांक होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप लिख सकते हो उसमें, जब डेंस मीडियम है तो लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी मतलब प्रकाश का वेग इज लेस, कम होता है, ठीक है, प्रकाश वेग कम होता है, प्रकाश वेग कम होता है, ठीक है। यहां लिखोगे आप लाइट वेलोसिटी, लाइट वेलोसिटी इज हाई, ठीक है, ज्यादा होता है, तो प्रकाश वेग उच्च होता है, प्रकाश वेग उच्च होता है। ये दो मेजर अंतर मैंने लिख दिए हैं कि अगर रियल मीडियम है तो उसमें लाइट वेलोसिटी हाई होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। अगर डेंस मीडियम है तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा, लाइट वेलोसिटी कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं बेटा, रिलेशन याद रखना कि हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के, किसके, वेलोसिटी के। n प्रोपोर्शनल 1/b होता है, अगर b बढ़ेगा तो n कम होगा और n बढ़ेगा तो b कम होगा, उल्टा चलता है, ठीक है। लाइट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रकाश के वेग के, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसको समझो, देख लो आप एक बार। मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है ना, देखते हैं इसको थोड़ा डार्क करते हैं। स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम क्या है तो सबको आंसर आता ही होगा इसका, तो ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, हम लिखोगे द बैंड और ग्रुप, एक वर्ड यूज करना, द बैंड और ग्रुप ऑफ 7 कलर्स लाइट रेज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। हिंदी में आप जानते हो 7 रंगों की प्रकाश, 7 रंगों की प्रकाश किरणों का समूह, किरणों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है। तो 7 रंगों की प्रकाश किरणों का समूह स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें आपको पता ही होगा कि मोस्ट डिविएटेड कलर रे होता है बेटा आपका वॉयलेट, हिंदी में बैंगनी। सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका होता है, बैंगनी का, ठीक है। और दूसरा होता है लीस्ट डिविएटेड, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, लीस्ट डिविएटेड कलर रे, सबसे कम विचलित प्रकाश किरण कौन सी होती है, रेड, ठीक है, जिसको लाल कहते हैं। अब ऐसा क्यों, इसके लिए एक संबंध याद रखना बेटा, बता दे रहा हूं कि क्या डिविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमेशा बेटा 1/लैम्डा। लैम्डा मीन्स होता है वेवलेंथ, हिंदी में तरंग दैर्ध्य, क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ये संबंध याद रखना कि डिविएशन मतलब विचलन, डिविएशन मतलब विचलन, डिविएशन मतलब विचलन, ठीक है। और व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा। तो आप याद रखना कि अगर डिविएशन ज्यादा है इट मींस वेवलेंथ कम है, और डिविएशन कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है,
ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि रेड जो कलर होता है वो लीस्ट डेविएटेड कलर है, मतलब कम डिविएट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, ठीक है ना, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है कि मोस्ट डिविएटेड कलर रे कौन सा है, वॉयलेट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो अगर ये वॉयलेट मोस्ट डिविएटेड कलर है तो इट मींस इसका वेवलेंथ कम होता है। तो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कम होता है, वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा होता है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कम होता है, वेवलेंथ ऑफ रेड ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखना कि डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, ठीक। सारे मोस्टली मतलब मेन बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं इससे आंसर हो जाएंगे, रिलेशन बहुत काम का है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, अब ये थोड़ा सा ज्यादा ऐसा चल रहा है, देखें। डिफाइन 1 kWh, डिफाइन 1 kWh, सबको जानते हैं सब लोग इसको, 1 kWh किलोवाट आवर, ठीक है। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को परिभाषित करो, ठीक है। अब 1 किलोवाट जो होता है सबको पता है, आंसर हम लिख देते हैं इसका। इफ पावर 1 kilowatt device, if power 1 kilowatt device use for 1 hour, use for 1 hour, then energy will be 1 kilowatt hour, ठीक है। अगर कोई 1 किलोवाट पावर वाला डिवाइस 1 आवर तक कंटिन्यू यूज किया जाता है तो एनर्जी का वैल्यू 1 किलोवाट होता है। अगर कोई 1 किलोवाट पावर वाला डिवाइस 1 आवर के लिए कंटिन्यू यूज किया जाता है तो उसमें एनर्जी का वैल्यू 1 किलोवाट आवर होता है। अगर कोई 1 किलोवाट पावर वाला डिवाइस 1 आवर तक कंटिन्यूअसली यूज किया जाता है तो एनर्जी का वैल्यू 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि इधर से देता हूं मैं, यदि 1 किलोवाट वाला यंत्र 1 घंटे प्रयोग किया जाए तो ऊर्जा 1 किलोवाट आवर होती है। और साथ में ही मैं यहां बता दूं बेटा कि 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और यही होता है इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो बेटा याद रखना 1 kWh 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और इक्विवेलेंट होता है बेटा समानार्थी किसके होता है, 1 यूनिट के। तो 1 kWh 1 किलोवाट आवर का नाम ही यूनिट होता है, ठीक है। एक बार देख लें इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सोलेनॉइड। ड्रॉ द डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र ये आपको बनाना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र देखो बता के दिखाता हूं। परिनालिका होती कैसी है, तो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, ठीक है, और रेड से दिखाते हैं। इधर देखना, फोकस करना। तो देखो होता क्या है सोलेनॉइड बेटा, अगर सिलिंड्रिकल फॉर्म में इंसुलेटेड कॉपर वायर, सिलिंड्रिकल फॉर्म में इंसुलेटेड कॉपर वायर का डेंस कॉइलिंग अगर लगाया जाता है तो बनने वाला डिवाइस सोलेनॉइड होता है, ठीक है।
तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का डेंस कॉइलिंग मैंने लगाया, इंसुलेटेड कॉपर वायर का डेंस कॉइलिंग मैंने लगाया, तो डिवाइस क्या बोला जाएगा? सोलेनॉइड। क्या बोला जाएगा? सोलेनॉइड। अब मैंने सोलेनॉइड को बेटा बैटरी से कनेक्ट करा, बैटरी से कनेक्ट करा, ठीक है बैटरी से कनेक्ट करा, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस एंड की एंड कनेक्टेड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब की ऑन किया तो ऑन करते सबको पता है करंट प्लस से आउट, करंट प्लस से आउट माइनस की इन होती है, करंट प्लस से आउट माइनस की इन होती है। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर करंट कैसे चल रही है? ऐसे। करंट कैसे चल रही है? ऐसे। तो ये कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। मतलब करंट ऐसे चल रही है ना, ऐसे, तो ये कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा? घड़ी की विपरीत दिशा होती है ये, ठीक है, घड़ी की दिशा होती है ये, ठीक। तो भाई साहब जब घड़ी की दिशा में चल रही है तो मतलब कौन सी दिशा है? हाँ, वामावर्त। क्लॉकवाइज को वामावर्त कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त कहते हैं। तो ये दक्षिणावर्त है, तो बेटा यहाँ कौन सा पोल बनेगा? साउथ पोल। कौन सा पोल बनेगा? साउथ। और यहाँ कौन सा बनेगा? नॉर्थ। कौन सा बनेगा? नॉर्थ। ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो साउथ पोल बनता है, तो साउथ पोल बनता है। जब भी करंट क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो साउथ पोल बनता है, और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो नॉर्थ पोल बनता है। तो यहाँ करंट कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज, तो क्या बना? साउथ पोल, दूसरा वाला नॉर्थ पोल। अब सबको पता है, बार मैग्नेट के टाइम पे आपने पढ़ा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात आती है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे और नो, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सेम प्रोसीजर, बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है। जैसे और नो, और बाहर क्लोज कर्व की फॉर्म में जाती है, अंदर पैरेलल लाइन की फॉर्म में जाती है। तो दिस magnetic field of solenoid is similar to the bar magnet. Magnetic field of solenoid is similar to the bar magnet. बार मैग्नेट मतलब क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र परिणामी चुंबक क्षेत्र के समान होता है, समान होता है, सिमिलर होता है, ठीक है, इक्वल नहीं होता। तो ये ऐसे ही बार मैग्नेट बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे ही सोलेनॉइड बनती है। ये डायग्राम बनाना था, देखें आप एक बार, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन पूरा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करेंगे सेक्शन नंबर बी की, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। सेक्शन बी को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस मैं जो इस साल सीबीएसई के आए हैं वो बता ही देता हूं आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं। ये सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, अपन सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कि जो पेपर में इस साल आए हैं ना वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। एक आध क्वेश्चन, दो चार टेलर तो दिखा दूं आपको, आप ताकि पता चले कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको दिखा दूं, मैं बता दूं क्या आया है। देखो जैसे क्वेश्चन है कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथाइन एंड ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एथाइन एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो पता ही होगा आपको कि भैया एथाइन का फॉर्मूला, एथाइन का फॉर्मूला सबको पता होगा। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया मेरे C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना ही दिया होगा कि भैया C2H2 फॉर्मूला है तो भैया दो कार्बन आएंगे, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर सिंगल बॉन्ड H आएगा, इधर सिंगल बॉन्ड H आएगा। इसको देखकर आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया होगा, ठीक है। ये सीबीएसई का प्रश्न है, सीबीएसई 2025, सीबीएसई 2025 का प्रश्न है बेटा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एथाइन एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इसको देखकर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमने बना दिया होगा, ठीक है। तो ये एथाइन का फॉर्मूला होता है बेटा C2H2, और ये बेल्डिंग गैस होती है। कौन सी गैस है बेटा? बेल्डिंग गैस। ये बेल्डिंग रीज होती है, ध्यान रखना, एथाइन गैस बेल्डिंग रीज होती है, बेल्डिंग में, ठीक है। एक तो प्रश्न ये यूज हुआ है ना, ये सीबीएसई एक प्रश्न हो गया।
आगे और बात करें कुछ प्रश्नों की, है ना, कुछ प्रश्नों की, तो देखो राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम मेटल। तो मतलब सोडियम मेटल की एथेनॉल से रिएक्शन करानी है, जानते ही सब लोग, ये भी सीखा हुआ है आपने चैप्टर नंबर 4 में। सोडियम मेटल Na होता है, +1 वैलेंसी होती है। जब एथेनॉल बात चल रही है तो C2H5OH की चल रही है, तो इससे रिएक्शन कराते हैं तो बेटा क्या बनता है, सबको पता है, सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम मेथॉक्साइड, C2H5ONa बनता है। सर जी क्यों बनता है? क्योंकि भैया मेरे इसमें C2H5O में ये माइनस होता है, H प्लस का होता है, तो यहां से जब Na प्लस वाला इस माइनस को लेता है तो C2H5ONa बनता है सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, ये सीबीएसई में आया हुआ प्रश्न है इसी साल का। अगला प्रश्न इसमें बोला है कि एथेनोइक एसिड विद एथेनॉल, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ए इसका बी क्या है कि भैया एथेनॉल को C2H5OH को जब अपन एथेनोइक एसिड CH3COOH के साथ रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो भैया ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एथेनॉल को जब एसिटिक एसिड एथेनॉल C2H5OH को जब एसिटिक एसिड CH3COOH से रखते हैं रिएक्शन में, तो क्या बनता है बेटा? एस्टर बनता है। सबको पता है, ये भी बता क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये CH3COOH माइनस है और H प्लस है, तो भैया सबको पता है। तो मेरी बात सुनने में डर रहा, तो ये माइनस होगा, तो ये CH3COOH माइनस है, ये H प्लस का होगा, OH माइनस का होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा प्रोसीजर हो जाता है, OH माइनस का C2H5 प्लस का, तो ये प्लस वाला C2H5 CH3COOH माइनस के पास जाएगा तो क्या बनेगा? CH3COOC2H5 एस्टर बन गया, और साथ में क्या निकलेगा? H2O। क्या निकलेगा? H2O। ये H प्लस ये OH माइनस के पास जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टरिफिकेशन था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन में। अगला एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब भैया एथेनॉल का रिएक्शन C2H5 का रिएक्शन जब एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, सबको पता है जो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट होता है, अम्लीकृत जो डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीकृत होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रखा जाता है तो इट मींस क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनता है सर जी? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ कौन सा नॉल है? एथेनॉल है। कौन सा नॉल है? एथेनॉल है। तो यहाँ कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा? एथेनोइक। क्या बनेगा? एथेनोइक। क्या बनेगा? एथेनोइक एसिड। तो एथेनॉल का फॉर्मूला आप बनाना जानते ही हो, बना दो, CH3COOH। ठीक है, इतना याद रखना बेटा कि जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, तो जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो यहाँ कौन सा नॉल था? एथेनॉल था। तो कौन सा एसिड बना? एथेनोइक एसिड बना। ठीक है, दूसरी बात, जब भी एथेनॉल का रिएक्शन एसिटिक एसिड से होता है तो आपने बताया हुआ है कि कार्बोनिक एसिड में पीछे वाला H प्लस का होता है, बाकी पूरा माइनस का। तो यहाँ CH3COOH माइनस है ना। अब यहाँ इस एथेनॉल में C2H5 प्लस का और OH माइनस का होता है, तो C2H5 प्लस वाला CH3COOH माइनस के पास गया तो ये बन गया एस्टर। ठीक, COOR इसका फॉर्मूला होता है RCOOR, एस्टर का RCOOR। ये सीबीएसई में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और जिक्र करते हैं आपके लिए, ठीक है, एक क्वेश्चन और जिक्र करते हैं। केमिस्ट्री का ही जिक्र करना है, चलो केमिस्ट्री का नहीं उसका करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन एंड वाटर आर 1.44 एंड 1.33। तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है और वाटर का 1.33, सबको याद भी है। तो कंपेयर द टू मीडिया ऑन बेसिस ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी, मास डेंसिटी, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू इन्फर ऑन द बेसिस ऑफ आवर कंपैरिजंस। तो इन तीनों के बेसिस पर क्या बताओगे? मतलब आपको ऑप्टिकल डेंसिटी बतानी है,
ऑप्टिकल डेंसिटी के सबसे कौन सा रेयर है, कौन सा डेंस है। मास डेंसिटी बतानी है, मास के से कौन सा मतलब हैवी होगा, कौन सा लाइट होगा। और रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट बतानी है, लाइट की किस में ज्यादा स्पीड होगी, किस में कम स्पीड होगी। ठीक है, सापेक्षिक चार्ज। तो सीधी बात है करना मेरे, आपको सीधा सिस्टम दे रखा है, सीधा पता चल रहा है बेटा कि तीसरा क्वेश्चन है बेटा फिजिक्स का है कि केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, घबराना नहीं बेटा, 1.44 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जल का अपवर्तनांक बेटा 1.33 है, आपको याद भी होगा और यहां दे भी रखा है। अब इन दोनों बेसिस पर बेटा मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया आरबीएससी के गैस पेपर में, अभी एक क्वेश्चन कराया कि डिफरेंस बिटवीन डेंस एंड रियल मीडियम, डेंस और रियल मीडियम में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा यही बात यहाँ काम करेगी कि ये जो है केरोसिन बेटा डेंस मीडियम में, पहला जो आंसर से पूछा है ना ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यही होता है, मतलब प्रकाश घनत्व है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी प्रकाशिक घनत्व का मतलब यही होता है कि कौन सा मीडियम डेंस होगा, कौन सा रेयर होगा। तो आपको दिख रहा है कि जिसका n ज्यादा होता है वो डेंस होता है, अभी बता के आया, जिसका n कम होता है वो रेयर होता है। तो ये बेटा डेंस मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, पहली बात। ठीक है, हिंदी में डेंस मतलब सघन, रेयर मतलब विरल। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें पूछा है मास डेंसिटी। तो बेटा आपको पता है कि केरोसिन भारी होता है, पानी भारी होता है, तो सीधी बात है जब ये डेंस है तो भैया ये भी इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा। ठीक है, एक बात दिमाग में बिठा लो कि जिसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है उसका मास डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो बेटा ये भारी होगा, ये कैसा होगा, हैवी होगा, ये कैसा होगा, हैवी, और ये कैसा होगा, लाइट, हल्का। ठीक है, तो ये बात पहला पॉइंट हुआ किसके बारे में, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब आप समझे क्या बताना होता है, डेंस और रेयर बताना होता है। और मास डेंसिटी का मतलब आप देखें, मास का मतलब क्या होता है, हैवी और लाइट कौन सा है। ठीक है, मास डेंसिटी का मतलब क्या बताना होता है, हैवी और लाइट कौन सा है। ठीक है, तो ये हैवी है वो लाइट है। और नेक्स्ट पूछा इसमें रिलेटिव स्पीड ऑफ द लाइट। तो भैया सीधा पता है ये डेंस है, तो अभी बता के आया, डेंस में लाइट वेलोसिटी कम होता है, लाइट वेलोसिटी कम होता है, तो लाइट वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, लो। ठीक है, और यहाँ लाइट वेलोसिटी क्या होगा, हाई, लाइट वेलोसिटी क्या होगा, हाई। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसका वेलोसिटी लाइट का हाई होगा, उसका कम होता है उसका मतलब उल्टा चलता है। यहाँ डेंस मीडियम में तो लाइट वेलोसिटी लो है, यहाँ रियल मीडियम में तो लाइट वेलोसिटी हाई है। अब आप चाहो तो वैल्यू अगर आपका सफिशिएंट टाइम होगा तो आप वैल्यू निकाल के ला सकते हो। ये वाला n यूज करना केरोसिन के लिए, ये वाला n यूज करना वाटर के लिए। तो आप लाइट वेलोसिटी निकाल सकते हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, nm is equal to c upon v, nm is equal to c upon v, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स nm इज इक्वल होता है लाइट वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन v वेलोसिटी इन मीडियम। तो ये फॉर्मूला लगा के आप v का वैल्यू निकाल ही सकते हो, केरोसिन के लिए भी और वाटर के लिए भी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने दिखाए, ये केमिस्ट्री का था चैप्टर नंबर 4 से, ये फिजिक्स का था चैप्टर नंबर 9 से। एक बार देख लें आप, ऐसे क्वेश्चन आए सीबीएसई में। ठीक है, ये सीबीएसई क्वेश्चन है साल के, इसी साल के लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो और इस पर बेस जो ये मैंने लाइट वाले चैप्टर का क्वेश्चन कराया ना, इस पर बेस मैंने आरबीएससी में क्वेश्चन डाला भी है, डिफरेंस बिटवीन डेंस मीडियम एंड रियल मीडियम। ठीक है, सघन और विरल माध्यम में अंतर वाला प्रश्न मैंने डाला भी है। ठीक है, अब देखें बेटा, अब अपन आरबीएससी पर लौट आते हैं वापस। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चनों पर लौट आते हैं। ठीक है, और फिर भी आज एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट इज द लाइफ, समायोजन ही जीवन की परिभाषा है। ठीक है, एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन बी का, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्वेश्चन। बेटा यहाँ से 2-2 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सेक्शन बी में 2-2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, मेन क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 क्या कहती है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। भैया रे डाउन हो गया मार्कर। ठीक है, चलो ब्लैक निकालते हैं, ब्लैक कहाँ गया, इधर चला गया रे, ये रहा। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन, सिंपल शॉर्ट में लिखा हूं, खाली विस्थापन अभिक्रिया, समझ जाओगे ना, समझदार हो समझ जाओगे। ठीक है,
विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले सी का डेफिनेशन देते हैं, पहला पार्ट यही है, तो इसमें दो पार्ट है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हो, द केमिकल रिएक्शन वो रासायनिक अभिक्रिया, द केमिकल रिएक्शन वो रासायनिक अभिक्रिया इन विच जिसमें, ठीक है, इन विच जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट अधिक क्रियाशील तत्व डिस्प्लेस लो रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, is called displacement reaction, ठीक है। तो बेटा मैं बोल देता हूं, मैं थोड़ा लाइट मार्कर चल रहा है, चेंज करने पड़ेंगे सबके सब। ठीक है, देखो एक बार, तो ये क्या है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से हटा देता है, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगला इसमें पार्ट है, कुछ इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें इक्वेशन समझाता हूं बेटा आपको, मैं समीकरण लिख के देता हूं। जैसे मैंने लिखा Na, ठीक है, +1 संयोजकता होती है, और मैंने इसकी रिएक्शन करा दी बेटा H2SO4 से। तो सबको पता है Na हाई रिएक्टिव है, ठीक है, अधिक क्रियाशील है, हाई रिएक्टिव है, और ये क्या है, इसमें लो, इसमें हाइड्रोजन जो है, इसमें जो हाइड्रोजन है वो लो रिएक्टिव है। तो ये Na जो है वो H को हटाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा, सोडियम सल्फेट। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, तब यहाँ क्या हुआ, सोडियम ने H को हटा दिया। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब लो रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है ना, हाई रिएक्टिव एलिमेंट जब लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है ना, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। और इसके लिए आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, शक्तिदाता श्रेणी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आप, मेरे एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, उसमें देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं इसका ए पार्ट, तो ये हो गया, इसके बी पार्ट की। तो बी पार्ट में क्या बोला गया है, बी पार्ट में बेटा ए की आइडेंटिफिकेशन करनी है आपको। जैसे इक्वेशन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड गिव A+2NaCl। तो आप कर सकते हो बेटा कि यहाँ पर Na2SO4 है या BaCl2 है, तो सबको दिख रहा है कि कंपाउंड पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस। तो ये Na प्लस वाला Cl माइनस को लेगा, तो यहाँ से NaCl बनेगा जो ये रहा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये Ba प्लस वाला इस SO4 माइनस को लेगा, तो बेटा यहाँ क्या बनेगा, यहाँ A की वैल्यू, A का मतलब क्या है, BaSO4 बैरियम सल्फेट। क्या मतलब है, BaSO4 बैरियम सल्फेट, ठीक है। और ये PPT होता है बेटा, कैसा होता है, PPT, प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो Bs को पहचान लिया। अब इसका देखो सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था बी का, अब बी का सेकंड देखो। बी का सेकंड है Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट है, ठीक है। तो सबको दिख रहा है कि A निकलेगा और साथ में Cu है, Cu का भी +2 वैलेंस होता है।
अब एक बात देखो, आपको दिख रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जांपल है। तो ये जिंक हाई रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक बेटा इस कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो ठीक है, ये क्योंकि ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, प्लस वाले को हटाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा, सीधा दिख रहा है हमें ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। तो ये आंसर बेटा, ये सेक्शन बी का मैंने केवल सिंगल क्वेश्चन कराया, बाकी ज्यादा क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे की क्लास में अपन सेक्शन बी का 4th क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत फायदेमंद रहेगी, आप अटेंटिव माइंड से देखें, और जहां थोड़ा सा स्याही लाइट दिखे आपको तो एक बार जूम कर लेना बेटा, है ना, ठीक है। मैं एक बात बोल ही चुका हूँ, एडजस्टमेंट इज द लाइफ, समायोजन ही जीवन की परिभाषा है, तो समायोजन करना, एडजस्टमेंट करना सीखें। अब भाई मेरी ऐसा मत करना सर आप हम क्यों एडजस्ट करें, है ना, आप ही एडजस्ट करो, आप ही चेंज करो, वो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देखना स्क्रीनशॉट में, ठीक है। देखें आप एक बार, आगे क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और वही जाते जाते कुछ आपको सुना के जरूर जाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो देखें, सुने, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है ना, और मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम होता है, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम होता है। तो इसलिए बेटा बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें, ठीक है, आत्मविश्वास रखें और अपना मेहनत करते रहें, आपको परिणाम अच्छा जरूर मिलेगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको क्लास थोड़ा सा पसंद आए तो अपने क्लासमेट्स को शेयर करना, यही हमारा मोटिवेशन है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।